नमस्कार बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल अनिष्क एकेडमी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 11वीं विषय हिंदी आरोह भाग 1 के काव्य खंड से चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती कविता का अध्ययन करने वाले हैं। इसके कवि श्री त्रिलोचन जी हैं। इस कविता में कवि ने गांव की एक अनपढ़ लड़की जिसका नाम है चंपा, उसका प्रभावी चित्रण किया है। उसे अक्षरों का ज्ञान नहीं है और जब कवि उसे पढ़ने के लिए कहते हैं तो वह कवि को क्या जवाब देती है, हम इस कविता में जानेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अनिष्क एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत ही हमारे चैनल अनिष्क एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अब हम देखते हैं हमारी कविता, जिसका शीर्षक है चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। तो देखिए, यहाँ उस लड़की का नाम भी दिया है चंपा और यहाँ पे लिखा है काले काले, मतलब रंग काला काला। अक्षर, अक्षर का मतलब होता है अक्षर या फिर वर्ण। नहीं का मतलब होता है नहीं, और चिन्हती, चिन्हती का मतलब होता है पहचानना। तो इसका मतलब ही है इस शीर्षक का कि चंपा काले काले अक्षरों को नहीं चिन्हती है। अब हम आते हैं हमारी कविता में। कविता की पहली लाइन भी आप देख रहे हैं यहाँ कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती और मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है इन काले चिन्हों से कैसी ये सब स्वर निकला करते हैं। तो देखिए, कवि यहाँ पे गांव की एक लड़की के बारे में बताया है जिस लड़की को अक्षरों का ज्ञान नहीं है, कहने का मतलब वह अनपढ़ है। तो यहाँ पे कवि ने गांव की साक्षरता की सत्यता को उजागर किया है और यहाँ पे उन्होंने एक लड़की को लिया है और वो कह रहे हैं कि चंपा उनके यहाँ काम करती है, उसे काले काले अक्षरों का ज्ञान नहीं है और जब कवि पढ़ने लगते हैं तो वह आ जाती है और उनके बगल में खड़े होकर चुपचाप सुना करती है। किस चीज़ को सुना करती है? वो जब कवि पढ़ते हैं तो उनकी आवाज़ को सुना करती है। और कवि आगे कहते हैं उसे बड़ा अचरज होता है। अचरज का मतलब होता है आश्चर्य। किसे? चंपा को। किस चीज़ के लिए? इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। उसे इस बात का अचरज होता है कि वह जब कवि पढ़ते हैं तो कवि के पास आके वो खड़े हो जाती है और सुनते रहती है कि कवि क्या पढ़ रहे हैं। और वो पुस्तकों को देखती है, वो देखती है कि ये काले काले चिन्ह हैं, कुछ निशान हैं, लेकिन इन काले काले चिन्हों से कैसे स्वर निकला करते हैं, मतलब आवाज़ें निकला करती है। क्योंकि जब कवि पुस्तक निकाल के पढ़ने लगते हैं तो उसे लगता है कि ये क्या आवाज़ें आ रही है, जो उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता है। इसलिए यहाँ पे कवि ने कहा है कि जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ तो वो मेरे पास आके खड़े हो जाती है और इन काले काले चिन्हों से कैसे आवाज़ें निकल रही है ये सुन के उसे बहुत ही आश्चर्य होता है। अब हम अगले पंक्ति में देखते हैं कि कवि चंपा का परिचय दे रहे हैं। वो कहते हैं कि चंपा सुंदर की लड़की है। सुंदर चंपा के पिता का नाम है और सुंदर कौन है? सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। ग्वाला का मतलब क्या होता है? जो गाय भैंस रखते हैं उन्हें ग्वाला कहा जाता है। तो चंपा के पिता का नाम सुंदर है और सुंदर ग्वाला है। चंपा क्या करती है? चंपा चौपायों, चौपायों का मतलब होता है जिनके चार पैर, जो पालतू पशु उन्हें कहा जाता है, जैसे गाय भैंस बैल, ये। तो चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। चरवाही करने का मतलब होता है चराने के लिए जाना। चंपा के यहाँ गाय भैंस है, उसके पिता ग्वाले हैं, इसलिए चंपा क्या करती है? उन गाय भैंसों को लेकर चरवाही करने के लिए जाती है। तो इस पंक्ति में कवि ने चंपा का परिचय दिया है और यहाँ पे प्रसाद गुण है। अब हम देखते हैं अगली पंक्ति में, चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है, कभी कभी उधम करती है, कभी कभी वह कलम चुरा देती है, जैसे तैसे उसे ढूंढ कर जब लाता हूँ पाता हूँ अब कागज गायब, परेशान फिर हो जाता हूँ। अब यहाँ पे कवि ने
चंपा की प्रकृति सहज जिज्ञासा, वो किस तरह की लड़की है उसके बारे में कहा है। कवि कहते हैं कि चंपा अच्छी लड़की है, चंचल है, मतलब जैसे लड़कियों में चंचलता का गुण होता है उसी तरह से चंपा भी चंचल है, नटखट जो बचपन में जिस तरह से नटखटपन होता है एक परेशान करने वाला, वो कभी कभी उधम करती है। उधम करना मतलब धामा चौकड़ी करना या तंग करना, वो चंचल अदाएं में ही आता है। तो कवि यहाँ पे चंपा को कह रहे हैं कि वो चंचल भी है, नटखट भी है, और साथ साथ वो कभी कभी तंग भी करती है, परेशान करती है, और साथ में क्या करती है, कभी कभी वह कलम चुरा देती है, वो कवि के कलम को भी चुरा लेती है। फिर जैसे तैसे उसे ढूंढ कर जब लाता हूँ, कवि कहने का मतलब ये है कि चंपा ऐसा नहीं कि कलम को चुरा के अपने पास रख लेती है, वो उसी घर में ही कहीं दूसरे जगह छिपा देती है। और कवि जब अपनी कलम को ढूंढ लेते हैं, लाते हैं, तो उसके बाद वो क्या पाते हैं, पाता हूँ अब कागज गायब, परेशान फिर हो जाता हूँ। तो जब वो अपना कलम ढूंढ के ले आते हैं तो वापस आते हैं तो क्या देखते हैं कि जिस कागज पे वो लिखने वाले हैं वो कागज भी गायब हो गया है। तो इस तरह से चंपा की इस चंचलता, नटखटपन, तंग करने वाली आदतें, ये सारी जो चीज़ें हैं उससे कवि जो है वो परेशान हो जाते हैं। कवि को परेशान होते देख चंपा कहती है कि तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ, फिर चंपा चुप हो जाती है। कागज का मतलब होता है कागज, और गोदा का मतलब होता है कागज पे पेन चलाना, मतलब एक ही जगह बार बार घसते रहना। तो जब चंपा कवि के पेन, कॉपी, किताब सबको छुपा देती है और जब वो परेशान हो जाता है, उसे देखकर चंपा कहती है कि तुम कागज में ही गोदागादी दिन भर करते रहते हो, क्या ये जो काम है बहुत अच्छा है? तो ये उसकी बातों को सुनकर मैं हंस देता हूँ, और जैसे ही मैं हंसता हूँ तो चंपा मेरे हंसने के कारण वो चुप हो जाती है, ऐसा कवि कह रहे हैं। उसके बाद कवि कहते हैं, उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाढ़े काम सरेगा, गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखें। अब इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि एक दिन चंपा उनके पास आती है तो कवि चंपा से कहते हैं, चंपा तुम भी पढ़ लो, पढ़ाई कर लो, हारे गाढ़े काम सरेगा। हारे गाढ़े काम सरेगा, यहाँ पे कवि ने एक मुहावरे का प्रयोग किया है, इसका मतलब होता है कठिनाइयों में काम आएगा। कहने का मतलब है कवि चंपा को समझा रहे हैं कि यदि तुम पढ़ लिख लेती हो तो कभी तुम्हारे कठिन समय में ये तुम्हारी पढ़ाई ही तुम्हारे काम आएगी, ऐसा कवि चंपा को समझा रहे हैं। और आगे ये भी बता रहे हैं, गांधी बाबा की इच्छा है, गांधी बाबा मतलब महात्मा गांधी जी को कह रहे हैं कि गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखे, कि महात्मा गांधी जी की इच्छा है कि यहाँ सभी लोग पढ़ना लिखना सीख जाएं, सभी लोग साक्षर रहें, ऐसा कवि कह रहे हैं। तो इस पंक्ति में कवि ने भाषा में सहजता और सरलता का प्रयोग किया है, और इस पद्यांश में बाल सुलभ प्रकृति का प्रभावी चित्रण किया है कि बच्चे में क्या जिज्ञासा होती है, और उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में भी हर चीज़ जानने की इच्छा होती है। और इस पद्य में मुक्त छंद का प्रयोग किया है और साथ में प्रसाद गुण का प्रयोग किया है। कवि ने जब चंपा को पढ़ने के लिए कहा और गांधी बाबा के बारे में बताया कि वे चाहते हैं कि सब जन पढ़ लिख लें, तो उनकी बातों को सुनकर चंपा कहती है, चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसी बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तो वो ये कह रही है कि मैं तो नहीं पढ़ने वाली, लेकिन तुम तो मुझे बताते थे कि गांधी बाबा बहुत अच्छे हैं, तो वो कैसे पढ़ने लिखने की बात कह सकते हैं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगी और ना ही पढ़ना चाहती हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे चंपा कवि का जवाब देती है। उसके आगे
कवि फिर चंपा की बातों को सुनकर ये कहते हैं कि मैंने कहा चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा तुम गौने जाओगी, कुछ दिन बलम संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता, बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, चंपा पढ़ लेना अच्छा है। तो जब चंपा कवि की बातों को सुनकर उसका जवाब देती है तो कवि कहते हैं कि मैंने चंपा से कहा कि पढ़ लेना अच्छा है, किस लिए कि जब तुम्हारा ब्याह होगा, ब्याह होना मतलब विवाह होगा, तुम गौने जाओगी, गौने जाने का मतलब होता है अपने ससुराल जाना, है ना। माँ बाप के घर से जब लड़की का विवाह होता है तो माँ बाप के घर से ससुराल जाती है तो उसे गौना कहते हैं। तो उसी को कवि चंपा से कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए पढ़ लेना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जब तुम्हारा विवाह होगा तुम अपने ससुराल चली जाओगी, उसके बाद कुछ दिन बालम संग, बालम का मतलब यहाँ पे है पति, अपने पति के संग जब रहोगी, उसके बाद उसका पति कहाँ चला जाएगा, कलकत्ता। कलकत्ता महानगर है, यहाँ पे कवि ने कलकत्ता का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि उस समय सब अपने जीवन यापन, घर का खर्च चलाने के लिए गांव से दूर शहर काम करने के लिए जाते थे, इसलिए कवि ने यहाँ पे इस शहर का जिक्र किया है और कह रहे हैं कि कुछ दिन तो तुम अपने पति के साथ रह जाओगी, उसके बाद जब वह कलकत्ता चले जाएगा, और जो कलकत्ता है बड़ी दूर है वो शहर, तो कैसे उसे संदेशा दोगी, संदेशा मतलब उसे किस तरह से अपना मैसेज भेजोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, और जब वो उतने दूर चला जाएगा और तुमसे मिल नहीं पाएगा तो वो तुम्हें पत्र भेजेगा, लेकिन अगर तुम पढ़ नहीं सकती तो उसके पत्र को तुम कैसे पढ़ोगी। तो चंपा पढ़ लेना अच्छा है, इसलिए कवि कह रहे हैं कि ये भविष्य तुम्हारे काम आने वाला है, इसलिए चंपा पढ़ लेना बहुत ही अच्छा है, ऐसा कवि चंपा को समझाते हुए कह रहे हैं। कवि की बातों को सुनकर चंपा कहती है कि तुम कितने झूठे हो देखा, हाय राम तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो, मैं तो ब्याह कभी ना करूँगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूँगी, कलकत्ता मैं कभी न जाने दूँगी, कलकत्ता पर बरस गिरे। तो जब कवि चंपा को कहते हैं कि तुम्हारा जब ब्याह होगा तुम ससुराल चली जाओगी, कुछ दिन तो अपने पति के साथ रहोगी, लेकिन जब तुम्हारा पति अपने जीवन यापन के लिए दूसरे शहर चला जाएगा तो उसका संदेशा तुम कैसे पढ़ोगी, उसे तुम भी कैसे पत्र लिखोगी और उसका पत्र तुम कैसे पढ़ोगी, तो इसके लिए तुम्हारा पढ़ना जरूरी है। तो इतना सुनते ही चंपा कवि को कहती है कि तुम कितने झूठे हो देखा, कि तुम असत्य कहते हो, तुम झूठे हो, हाय राम तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। उसका कहना है कि तुम इतने पढ़े लिखे होकर भी मुझसे इतनी बड़ी झूठ, इतना असत्य बात क्यों कर रहे हो। और वो कहती है मैं तो ब्याह कभी ना करूँगी। कवि के जवाब में चंपा ये कहती है कि मैं तो विवाह ही ना करूं, और कभी जो मेरा विवाह हो भी गया तो मैं अपने पति को अपने साथ ही रखूंगी, ऐसा चंपा कह रही है। और कहती है जिस शहर की आप बात कर रहे हैं कलकत्ता, मैं तो वहाँ कभी अपने पति को जाने नहीं दूंगी, और कलकत्ते पर बरस गिरी, बर्ज गिरना का मतलब होता है विपत्ति आना। तो चंपा की सोच यहाँ पे देखिए, चंपा उस शहर पे ही कह रही है कि जो शहर एक पति पत्नी को अलग कर दे, वैसे शहर पे भारी विपत्ति आ जाए, वो नष्ट हो जाए, ताकि किसी भी स्त्री को अपने पति से अलग ना रहना पड़े। इस तरह से चंपा कवि को जवाब दे रही है। तो इसके विशेष में आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि शिक्षा के अभाव में जो निरर्थक सोच है, जैसे आपने यहाँ पे देखा कि चंपा की सोच, चंपा कलकत्ता को ही कह रही कि वो नष्ट हो जाए, लेकिन वो पढ़ना नहीं चाहती, उसके बजाय वो क्या कह रही है कि मैं कभी ब्याह नहीं करूँगी, अगर हो भी जाता मेरा ब्याह तो अपने पति को अपने पास ही रखूँगी, ऐसा चंपा का कहना है। और कह रहे कि ऐसा शहर जो एक पत्नी को पति से अलग कर दे तो वैसा शहर ही नष्ट हो जाए। और इस पंक्ति पे मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग कवि ने किया है, और साथ में प्रसाद गुण का भी प्रयोग किया है। तो इस तरह से कवि ने इस कविता में गांव
की साक्षरता का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है, वो भी ग्रामीण बालिका के माध्यम से। कभी कभी ऐसा होता है कि शिक्षा के अभाव में लोगों के जो गृहस्थी जीवन है वो भी टूट जाते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि जब कवि चंपा को बहुत समझाते हैं कि हमें पढ़ना जरूरी है, पढ़ना लिखना चाहिए, और ख़ास करके लड़कियों को, ताकि अगर वो अपने ससुराल जा रही हैं, वो अपने पति से अलग हैं, तो वो उनको संदेशा दे सकती हैं, उनके द्वारा भेजा गया संदेशा भी वो पढ़ सकती हैं। तो इस तरह से पढ़ाई जो है वो तुम्हारे काम ही आने वाला है, इसलिए पढ़ लेना अच्छा है। साथ में ये भी कहते हैं कि जो हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, उन्होंने भी कहा है कि सभी लोग पढ़ना लिखना सीखें। लेकिन चंपा, वो उसकी जो निरर्थक सोच है गांव की, इसलिए यहाँ पे कवि ने गांव की साक्षरता के बारे में लोगों की क्या सोच है उसी को यहाँ पे उजागर किया है। मुझे लगता है कि आपको ये कविता बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई हो। तो इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर को आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। अगर इस कविता के किसी पंक्ति में आपको कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको यह कविता अच्छे से समझ में आ गई हो तो आप इस वीडियो को लाइक व अपने क्लासमेट को शेयर जरूर करें, और साथ ही हमारे चैनल अनिष्क एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।